71 की वार में हम पाकिस्तान से इंडिया में आए। कुछ फैमिली आई थी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, उनको शूट किया गया था। कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुश्किल था, आना जाना लगा रहता था इनका, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत डर होता है। अब जिस हिंदू को इंडिया में आना हो, आराम से अपने अपना व्हीकल अपने अपने साधन से आ जाओ। तब हम फौज के साथ उसी शेड में हमें सब शरणार्थी जितने आए थे उसी एक कैंप में जमा कर दिया था। नया देश, नया मुल्क, नए लोग, रिलेशन बनाना पड़ता है। वीजा लेके जाते थे मिलने के लिए। जब 71 में यहाँ आया था तब मेरा हाफ मैरिज वहाँ कर रखी थी। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू यात्रा अनकट विद दी एफी एक्सप्लोरर। मेरा नाम है निहारिका। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले जा रही हूँ एक इमोशनल यात्रा पर, कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ जो भारत में होकर भी भारतीय नहीं। मैं बात कर रही हूँ उन रेफ्यूजीज की जो आज की डेट में पाकिस्तान और कई अन्य देशों से आकर भारत में अपना घर बसा रहे हैं, जिनसे मेरी मुलाकात राजस्थान के जैसलमेर में और गुजरात के बनासकांठा में हुई थी। तो मेहरान जी, आप अपने नाम के आगे दूसरा कास्ट सरनेम क्या लगाते हैं? जो मैं पीछे से हमें पता है कि मेहरान जी है। मेहरान जी है। यहाँ पे आके हमें कास्टों का पता चला है, अदरवाइज वहाँ पे हमें कास्टों का नहीं था पता। अच्छा। आपकी क्या कहानी रही है जिंदगी की कि कहाँ आप रहते थे पहले और अब? पंजाब में रहते थे, रहीमियार खान में। रहीमियार खान। तो बस मम्मी पापा ने कहा कि चलते, तो हम लोग इनके सहारे आ गए। और वैसे भी वहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत बहुत आती थी, मतलब जातिवाद से भी, मुस्लिम और हिंदुओं के वो भेदभाव ज़्यादा होता था। तो हमें वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम तो थोड़ा से वो क्या कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना तो मुसलमान के लिए वो अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते थे कि ये तो हमारे नीचे, तो ये हमारे बराबरी कैसे करते थे। तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मम्मी पापा का यही फैसला था कि अपने देश में चले जाएं। फिर कुछ वो कन्वर्ट भी होते थे। जी। जैसे हमें भी फोर्स किया गया था कि आप लोग मुसलमान हो जाओ तो आपको बहुत सुविधाएं देंगे, लेकिन हमने तो वो बिल्कुल ख़त्म करके मम्मी पापा के साथ अपने देश में आए। वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ते थे, वहाँ पे ना कोई काम अच्छा नहीं था, इस हिसाब से करके अपने मुल्क आए। क्या मतलब वैसा कैसा माहौल था वहाँ पे? मुसलमान हमको नहीं, बस नफरत थी मुसलमानों को हमसे। थोड़ी दिक्कत थी? दिक्कत उस चीज़ की दिक्कत है अभी भी आज की डेट में वहाँ पे है। तो ये फैसला लेने से पहले जैसे इन्होंने बताया कि इनके कई सारे और लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो शायद उन्हीं से आप लोग इंस्पायर होके या प्रेरणा लेकर आए यहाँ पे, या एक मन में फिर भी डर तो रहता ही है ना? हाँ, नहीं, हम किसी के यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, लेकिन उनकी वजह से नहीं आए, क्योंकि हमारे तो उनसे रब्ता भी नहीं होता था ना कि लोग यहाँ पे आए क्या कर रहे हैं। हमारे रिलेटिव इतने नहीं थे। ये भाई और पापा हमारे यहाँ पे एक बार घूमने के लिए आए। अच्छा। हाँ, ये मेरा ख्याल है 92 से या 93 में आए थे ये लोग, मम्मी और पापा। तो इनको अच्छा लगा कि अपने देश में आ गए। तो हमने 2-3 बार वीज़े की ट्राई भी की, लेकिन हमारा वीज़ा नहीं लगा। तो हमने तो फैसला कैंसिल कर दिया, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है अपनी पूरे जगह में वगैरह जो कुछ बेच के वीज़े पासपोर्ट के लिए 3-4 लाख रुपए लॉस में जाके फिर दोबारा अप्लाई करो, फिर इतना खर्चा होता था। तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी। तो इस प्रोसेस में 3-4 लाख रुपए का हाँ, इससे भी ज़्यादा लगते थे। आना जाना, वीज़ा, पासपोर्ट, और वो फॉर्म वगैरह भरने। कैसे आए फिर? वाघा बॉर्डर से आए या ट्रेन में आए? कैसे आए थे आप लोग? ट्रेन में। पंजाब वाली ट्रेन से? नहीं, खोखराबाद। खास खोखरा पार वाली थार एक्सप्रेस। हाँ। अच्छा, तो आप वहाँ से कौन से स्टेशन में बैठे थे, कुछ याद है आपको? हाँ, हैदराबाद से कराची में? हाँ, हैदराबाद। अच्छा, और फिर यहाँ पे जब भारत में आए, ट्रेन ने क्रॉस करा सरहद, फिर यहाँ कौन से स्टेशन पे उतरे आप? जोधपुर। फिर जोधपुर से जैसलमेर कैसे पहुँचे आप? कोई आप नहीं थे, बैठे थे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे बैठे ननंद है, हमारा देवर ही है। अच्छा, तो आपसे पहले कई लोग यहाँ पे आके शरण उन्होंने ली। फिर जब आप यहाँ पर आए तो आप अपना घर सब कुछ छोड़ कर आए, अपने पूरे परिवारों के साथ आए होंगे? छोड़ा है। तो कितने लोग थे आपके परिवार में जब आप आए थे? तो परिवार तो भाई घणो तो थे, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। हाँ। कौन था? कोई दिकरे बैठे वो तो, कोई भतीजा है, भाई है, बेना है, बेटे मारे है, बेटो है वो तो आपने ये बोला कि वो अपनी धरती पे घूमने आए थे वापस, ये आपने कैसे सेंटेंस बोला? क्या कोई पुराना रिश्ता रहा है या वो? नहीं, हमारा एक्चुअली क्या है कि यहाँ पुराना गांव है। डांगरी, हमारी जो कास्ट है ना वो डांगरी है।
तो अपने यहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे जाके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया इन्होंने कि डांगरी हमारा ये गांव पड़ता है, आप लोग यहाँ से पहले तो ये बॉर्डर ये सीनाबंदी नहीं थी, आना जाना था, कैमल पे आते थे जाते थे। तो ये मेरा ख्याल से 10-15 साल हुआ है तारबंदी हुई है। पहले तो सबरे लोग बेचारे वहाँ पे अनपढ़ हैं, इनको कोई पता भी नहीं है। और ऐसा कभी हुआ भी था कि कुछ फैमिली आई थी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, उनको शूट किया गया था क्योंकि उनको पता नहीं था कि आगे वो तारबंदी की गई है। वो तो पहले अपने पुराने रास्ते से आ जा रहे थे ना। तो ये 10-15 साल के बाद तो ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही उनको शूट कर दिया गया। रात को वो जा रहे थे, तो तब से फिर वो पासपोर्ट और वीजे की सुविधा जो चालू हुआ है। चालू तो पहले भी था लेकिन हम लोगों को नहीं पता था ना, वो दादा परदादा को तो पता नहीं था। तो इस कारण से फिर इतना लंबा भी प्रोसीजर भी है और दूसरा पैसे भी बहुत कॉस्टली लगते हैं, तो फिर करना पड़ गया ये। बॉर्डर पार से ट्रेन आती है तो या तो वीज़ा लेके लोग आया करते थे यहाँ पे, तो आप लोग वीज़ा लेकर आए थे? हाँ, वीजा ले आए। फिर कितने समय का वीज़ा मिला आपको, कितने टाइम के लिए मिला? 5 साल रो वीजो है नहीं। पिलग्रिम वीज़ा कितने टाइम का मिलता है? वो वैसे तो 1 महीने के लिए होता है, फिर यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे वो फॉर्म भराना पड़ता है स्टे के लिए। 1 महीने के लिए आपको पिलग्रिम वीज़ा मिला। फिर 1 महीने का वो वीज़ा ख़त्म हो गया तो आप यहीं पे रुक गए, सारा घर वहाँ पे छोड़ कर आए। यहाँ पर रहने को आपने जगह ढूंढी होगी। आप मुझे थोड़ा वो कहानी बताएं कि कैसे आपने जगह ढूंढी, कैसे अपना घर एक शुरुआत करा यहाँ पे दोबारा बनाने की? मैंने तो मजदूरी कर कर घर बनाया। मजदूरी? हाँ। क्या काम करा फिर? काम ये कटाई का काम। कटाई खेती में कटाई? खेती में पे आपने जब यहाँ पे किसी से काम मांगा होगा, किसी भारतीय से जो यहाँ का नागरिक है, तो उन्होंने आपको ऐसा नहीं बोला कि आप तो पाकिस्तान से आए हो, मैं आपको विश्वास कैसे करूं? अपना दादा पड़ा रखा रहे थे हमारे यहाँ से हम बीच में एक दीवार निकाल दी है, तो हमसे पूछे ही नहीं। अच्छा। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे निवास के लिए हम हमारे लिए वो शरणार्थी वर्ड यूज करें, वो बेकार का वर्ड है। हम यहीं के हैं, हमारे परदादा यहाँ के। इथे परदादा सारों को हमारा दादा परदादा ये था। तो उन्होंने थोड़ा बताया कि वो कैमरे पे आना नहीं चाह रहे, लेकिन आप इनकी बात को थोड़ा और लंबे में बता सकते हैं कि उन्होंने बताया कि वो लैंड हम चराने, या तो उस साइड हरियाली ज़्यादा थी, केनाल वगैरह थी, तो इसलिए लोगों के खेत हुआ करते थे वहाँ पे, तो वो वहाँ भी जाते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आप देखिए, अभी जाके इंदिरा केनाल आई तो अभी कुछ हरियाली हुई है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। यहाँ के लोग फिर चने लेके वो रास्ते में खा के वहाँ जाते थे, गेहूँ वगैरह वहाँ करते थे, उसके बाद फिर वो गेहूँ यहाँ पे लेके आते थे। मतलब वो आना जाना लगा रहता था इनका। अभी गांव अभी जैसे वो तारबंदी हो गई, आधे उधर रह गए और आधे अभी इधर है। अभी हमारे पूरे जितने भी बिल कास्ट के आधे इधर है, आधे पाकिस्तान में। अच्छा। अभी जैसे अभी जैसे हमारे रिलेशन वहाँ पे है, तो हम उनको यही फोर्स करते हैं कि आज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई डर खौफ नहीं है। तो फिर इस वजह से सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत डर होता है मुस्लिम का, और वहाँ पे कन्वर्ट मुसलमान भी कर देते हैं। आप कांटेक्ट में होंगे सबसे, है ना? हाँ, हमारे रिश्तेदार जो हैं उनसे तो अभी दुख सुख होता है। अभी हमारे पापा की डेथ हो गई थी, तो उनसे तो अभी राब्ता हुआ, शादी गमी में एक दूसरे से हम बातचीत होती रहती है। पिछले कुछ सालों में वहाँ पर बहुत सारी खबरें ऐसी सुनने को आ रही है कि और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया गया है। क्या ऐसा अब बढ़ गया है? क्योंकि आप उनसे बात करते हो तो क्या वो लोग बताते हैं अपने दुख? नहीं, वो महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा हुई है वहाँ पे। महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी वो आटा जो है वो 5,000 रुपये मन है। अच्छा। 40 kg। ओह। तो उसके अलावा फिर आप देख लीजिए तेल वगैरह सब कुछ महंगाई है। अब इतनी उनकी इनकम नहीं है जी। तो इसलिए बहुत ही वो लोग परेशान हैं। हमारे क्या फैमिली में होते हैं 10 से 12 फैमिली के मेंबर होते हैं, 1-2 तो होते नहीं है। अब इतने लोगों के लिए खाना पीना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने करी मजदूरी खेतों में, जैसे बता रही थी दाई जी, आपने उस टाइम क्या काम लिया? यहाँ पे तो हमने बहुत ही कष्ट किया है। हमें तो यहाँ का पता भी नहीं है कि वहाँ हरियाली थी, और यहाँ पे तो पत्थरों का भी काम किया है। और कभी हमने पत्थर उठाए भी नहीं थे, और ना ही देखे भी थे इतने बड़े बड़े पत्थर। बिल्कुल। वो मिट्टी के ही घर थे और मिट्टी की वो ईंटें वगैरह थी। तो लेकिन बहुत ही अभी भगवान का शुक्र है कि हमने बहुत यहाँ पे मेहनत की है। अभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और अब आप क्या काम करते हैं इतने साल? मैं ड्राइवरी करता हूँ। तो अब सिचुएशन जाके इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद, देखिए हम तो वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, और यहाँ तक कि एक थाली भी हमें यहाँ खरीदनी पड़ गई है। राइट। और एक थाली लेके घर बनाना बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाके फिर जाके कुछ बैलेंस ठीक जाके होता है। राइट। नया देश, नया मुल्क, नए लोग, सब कुछ रिलेशन बनाना पड़ता है। वहाँ पे तो सब कुछ बना हुआ था,
कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन यह है कि हमारी जो पीढ़ी है वो कुछ अच्छी सुधर जाएगी। अब आपके इतनी कड़े मेहनत के बाद अब ये लोग का थोड़ा ठीक रहेगा, जो यंगर हाँ, जनरेशन इनका मुस्तकबिल ठीक रहेगा। हाँ, अपने देश में भी आ गए और कुछ डर खौफ भी नहीं है कि कोई मुसलमान हो गए या क्या धर्म पर मित्र होगा, वो चीज़ नहीं है। आप लोग सब लोग पाकिस्तान से आए हैं? यस। और आप लोग स्कूल में जाते हैं इस टाइम, इंडिया में पढ़ने जाते हो? तो कुछ आप लोग का एडमिशन का प्रॉब्लम या आपको बाकी लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि अरे आप तो पाकिस्तान से आए हो, ऐसा कुछ रहता है? ठीक है, सब सही चल रहा है? ठीक चल रहा है। वैसे हम किसी को ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते? आपको लगता है ऐसा कि अगर आप दोगे तो शायद आपको लोग कुछ बोलेंगे? ऐसा कभी हुआ है वैसे किसी के साथ? Yes, upper caste, like Rajput. हाँ, They are asking, we are not telling them. ओके। पूछते हैं लेकिन आप लोग बताने से थोड़ा कतराते हो? ओके। वैसे स्कूल में पढ़ाई वगैरह सब सही चल रही है? पढ़ाई सब चल रही है। तो कल ये खबर आई है कि CAA लागू हो गया है। CAA तो हम बहुत ही दिनों से बहुत वेट कर रहे थे। ये मोदी जी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये लागू कर दिया है। लेकिन इसमें थोड़ी सिचुएशन ये है कि ये जो 2014 के बाद तक है, एंड तक जो है उनके लिए ही है वो नागरिकता का प्रोसीजर। 2014 के एंड तक। अच्छा, मतलब आप लोग तो उससे पहले आए? नहीं, हम तो मैं 2015 में आया हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, दूसरे महीने में। ठीक है। तो मैं अगर 3 महीने पहले आता तो मुझे कानून ये लागू था, लेकिन मैं 3 महीने लेट आया हूँ, तो मेरे लिए तो फिर प्रॉब्लम है ना। अच्छा। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये थोड़ा सा कानून उन सब लोगों के लिए लागू हो जो वहाँ से परेशान की हालत में यहाँ पे आए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों होगा कि 2014 वाला जो कंडीशन है ये क्यों रखा गया है? इसके लिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो CAA कानून जो है 14 के एंड तक जो है उनको नागरिकता मिलेगी, और जो बाद में है उनके लिए प्रोसीजर का भी कोई पता नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसको क्लियर किया, और जितने भी वहाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं उनके लिए सबके लिए कानून एक लागू होना चाहिए। हाँ, ये तो अनफेयर हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर फेयर हो गया ना कि 3 महीने के गैप पे तो कोई बात। 2 महीने हैं मेरे। जी। दूसरे महीने की 7 तारीख को मैं एंट्री की हुई है 15 में। 2 महीने अगर पहले आ जाता राइट तो मेरे लिए तो कानून ये लागू था, बराबर था। तो अभी इससे पहले, कानून के आने से पहले, कि आप लोग नागरिकता के लिए लड़ाई कर रहे थे या आपने कहीं अप्लाई करा था? हाँ, अप्लाई किया था। वो पहले वाला रूल वो 10 साल का बता रहे थे, तो उसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है कि 10 साल में जाके मिलेगी। हाँ, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। 10 साल से बहुत पहले लोगों, लेकिन एक रूल जो पहले था CAA से पहले का रूल था, वो 10 साल तक कह के उनके वो प्रोसीजर शुरू होता, लेकिन वो फिर लंबा प्रोसीजर चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल, जब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मेरी कच्छ में मैं किसी से मुलाकात हुई थी, उनको, वो भी शरणार्थी आए थे 62 के वॉर में, और उनको 10 साल बाद फिर नागरिकता मिली। तो आज की डेट में तो ठीक है उनका। हाँ, वो तो फिर 65 में तो मेरे ख्याल काफ़ी लोगों को मिल भी गई है, उसके बाद जो काफ़ी रुक गई है, काफ़ी रुक गई उसके बाद। तो अभी जाके कोई स्टार्टिंग होगी और भी कैसे होगा, ये तो फिर कुछ खुशी की बात है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून लागू तो कर दिया गया, लेकिन उसमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रेफ्यूजी परिवारों के लिए कई दिक्कतें खड़ी करती हैं। जैसे तो जो पासपोर्ट रिन्यू वाला है, क्योंकि वो पैसा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाता है, वो बंद करना, क्योंकि उसके पे 5,000 लगता है, प्लस में फैमिली को लेके जाना पड़ता है, और 1 साल का एक्सटेंशन करते हैं, 1 साल के बाद फिर उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। नंबर 2, जैसे ही जो है सरेंडर का टाइम आता है, सारे डॉक्यूमेंट बना के उनको देने पड़ते हैं, और सरेंडर में लगभग राउंड अबाउट 8,000 के करीब वहाँ पे लगता है, और वो उनको देने पड़ते हैं। और अगर जैसे हमारे बच्चे 7-7, 8-8 बच्चे हैं, तो उन सबका अगर वहाँ का जन्म है और उनका कराना होता तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सारी उम्र पैसे अगर हम कमाए तो भी पूरा नहीं पड़ सकते। और इस तरह से अभी बहुत खुशी हुई है CAA कानून, बहुत सालों से हम प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हमें हमारे देश में ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे हम अपने देश में आज़ादी से रह सकें, और हम इसी आशा को लेके अपने बच्चों को यहाँ पे आए हैं। CAA में भी अगर कोई ऐसी सख्ती है तो वो भी कम कर दी जाए, और इजीली नागरिकता दी जाए, ताकि जो यहाँ पे हमारे अपने देश में जो बच्चे हैं, हम हैं, उनके लिए इजीली सब कानून बन सके। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। अगर ऑनलाइन काम हो जाए तो मिनिमम हम जो मजदूरी करते हैं वो पैसे बच जाएंगे, ऑनलाइन जाके हम
पोर्टल पे जाके हम सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से कानून में इतनी नरमी की जाए कि हम इजीली जो अपना सारा काम कर सकें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें धक्के ना खाने पड़े इधर उधर आने जाने के लिए। तो निवेदन है कि हमें यहाँ पे रहने के लिए जो सुविधाएं बनाई जा रही है गवर्नमेंट को, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देश के लिए बहुत अच्छे से काम करने के लिए हम शुभकामनाएं रखते हैं। और सबसे बढ़ के हम यहाँ पे जो फ्यूचर अपने बच्चों का देखना चाहते हैं वो देश के लिए अच्छे से ब्राइट फ्यूचर देखें। तो ये थे कुछ वो परिवार जो आज की डेट में भारतीय नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कच्छ में मेरा परिचय उन परिवारों से भी हुआ जिनको शरणार्थियों का दर्जा दिया गया है और भारतीय नागरिकता भी मिली। मेरा नाम चुनीलाल भाई है। हाँ। मैं सुईगाम का रहने वाला हूँ। सुईगाम में हम अभी शिवनगर में बैठे हैं। शिवनगर में बैठे हुए हैं। 71 की वार में हम पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। आपने लड़ाई देखी खुद अपनी आंखों से? अब ऐसा है कि सर, हमारा जो ये सेक्टर जो था, सिंध का डेजर्ट एरिया थरपारकर डिस्ट्रिक्ट था, वहीं से हम वहाँ रहते थे। और यहाँ क्या हुआ कि 20 दिसंबर रात को अपनी फ़ौज पाकिस्तान के अंदर आई थी, और 21 भारत की फ़ौज पाकिस्तान के अंदर 20 दिसंबर की रात को, 71 की रात को। फिर 21 तारीख को शिमला समझौता होने के बाद लड़ाई बंद हो गई। हाँ। हमने एक रात ही थोड़ा फायरिंग सुना था, बाकी हमने लड़ाई, हमारे एरिया में लड़ाई का नहीं था। कुछ नुकसान क्योंकि फिर हुआ था? शिमला समझौता हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का, लड़ाई बंद हो गई। और जितनी अपनी भारत की फ़ौज पाकिस्तान के एरिया में गई थी वहाँ बैठ गई। भारत की कुछ फौज ने पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा लिया था? बिल्कुल। जो 20 दिसंबर रात 21 दिन पूरा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर अंदर चली गई थी अपनी फ़ौज। बॉर्डर से 0 पॉइंट से 100 किलोमीटर अंदर चली गई थी। अब शिमला समझौता होने के बाद वहाँ की वहाँ बैठ गई। अब 20 दिसंबर 1971 में फ़ौज आई, 20 दिसंबर 1972 में फ़ौज वापस आ गई। जब फ़ौज वापस आ गई तब हम फ़ौज के साथ। अच्छा, फ़ौज के साथ आए? फ़ौज के साथ कौन कौन आया था आपके परिवार में से तब? परिवार में सर हमारे 4 भाई। हाँ। हम 5 भाई थे, एक पाकिस्तान में रह गया था, 4 भाई इधर आ गए। हाँ। और 4 में थे, 3 ऑफ हो गए, मैं अकेला ही छोटा जो था मैं अभी। जब आप फौज के साथ आ रहे थे तो कैसा माहौल था? जैसे हम पंजाब की कहानियां सुनते हैं ना कि लोग ट्रेनों में भर भर के आ रहे थे। नहीं, इसी साइड में क्या हुआ था, फौज ने कहा था कि भाई देखो 12 महीना हम तुम्हारे सेक्टर में बैठे थे, अब जिस हिंदू को इंडिया में आना हो तो आप आराम से अपना व्हीकल अपने साधन से आ जाओ। अच्छा। जिसको आना है वो। अच्छा। जिसको नहीं आना हो तो वो तुम्हारी मर्जी। इसीलिए हम 72 में फौज एवरी साइड चली, और हम हमारे गाड़े, ऊंट, बैल, गाड़ियाँ जैसे जो जिसी के पास था उसी में अपना सामान थोड़ा सा डाल के आ गए इंडिया में। मैं ये सवाल आपसे एक फौज के नाते से नहीं पूछूंगी, मैं ये सवाल आपसे एक इंसान के इंसानी नज़रिए से पूछ रही हूँ कि आपको पता था कि बंटवारा हो चुका है, आप पाकिस्तान में थे, आप किसी और देश में थे, तो आपके मन में ऐसा क्या एक विचार आया था कि मैं भारत जाता हूँ? आपके मन में ऐसा क्या आया? बहन, ऐसा है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें हिंदू लोग रह नहीं पाते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री शायद उस टाइम ज़्यादा मुश्किल था। हाँ। और अभी भी मुश्किल है, पहले ही मुश्किल था। अब मुश्किल में हमारा जीना थोड़ा ठीक नहीं था। क्या आपके साथ कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ कुछ नहीं। हाँ। लेकिन वहाँ क्या है कि हिंदू लोग अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। अच्छा। मुस्लिम धर्म यूज करना पड़ता था, और वो हमें पसंद नहीं था हिंदुओं को। अच्छा। और ऐसे परेशान करते थे हिंदुओं को, परेशान थे। जब मौका मिला तब हम इंडिया के अंदर आ गए, और हमारी सलामती के लिए। उस दिन जिस दिन आपने बॉर्डर पार करा, उस दिन आप लोगों ने क्या करा? आप कहाँ गए? अब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम धीरे धीरे सुईगाम आ गए, और सुईगाम में हमें रिफ्यूजी कैंप कलेक्टर ने बना दिया था शेड। उसी शेड में हमें सब शरणार्थी जितने आए थे उसी एक कैंप में जमा कर दिया था। कितने लोग आ गए? करीब हजारों लोग आ गए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। हजारों लोग थे जो इधर कैंप गवर्नमेंट ने बना दी थी,
उसी गवर्नमेंट की शेडों में हमें बिठा दिया था। रेशन पानी भी गवर्नमेंट देती थी। अच्छा, कब तक चला ऐसा? जब तक सिटीजनशिप नहीं दिया था हाँ। तब तक हमें रेशन पानी गवर्नमेंट ने दिया था। 78 में हमें नागरिकत्व दे दिया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि भाई अब जाओ, भारत ये पड़ा है और जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाओ। ठीक। और गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। फिर 11 एकड़ ज़मीन हमें दी और बोला कि अब इंडिया ये बड़ा है, तुम जहाँ मर्जी पे वहाँ जाके कमा के खाओ। आपका कुछ है उधर बॉर्डर पार कुछ है? बॉर्डर पार हमारी रिश्तेदारी है? हाँ बिल्कुल है। कौन से गांव में वहाँ के? अब यहाँ सर ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट में हमारे ससुराल भी मेरे हैं। अच्छा। और मेरे 2 बहनें भी हैं। अच्छा। हाँ रिश्तेदारी, क्योंकि जो लोग सिंध में बैठे थे वो वहीं बैठे रहे और जो अपनी फौज के अंदर आ गए थे वो हम आ गए इधर, और जो ऊपर साइड में थे वो रह गए उधर। अब बंटवारा होने का फिर एक दूसरे को हम नहीं मिल पाते। बात हो पाती है? बात हो पाती है। हाँ। ऐसे पासपोर्ट भी 2 साल पहले से अभी बंद है, नहीं तो पासपोर्ट भी चालू था। अच्छा। आदमी वीजा लेके हाँ। जाते थे मिलने के लिए। हाँ। लेकिन अभी बंद है। तो वीजा लेके कहाँ से? यहाँ से जाते थे? नहीं, वो अपने वाघा वाघा बॉर्डर से जाते थे? वाघा बॉर्डर से जाते थे। ओके। अभी तो ये जोधपुर वाला खुला था। हाँ। लेकिन ये भी अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने के बाद ये भी बंद हैं, वो भी बंद है। ये नहीं आया मन में कि मैं अपने या तो पूरे परिवार के साथ सिंध में चले जाऊं या मैं उनको साथ लेकर? नहीं, हमें भारत में आना था ना। आना था आपको? हमें भारत में रहना था, हमें भारत आना था। हाँ। और हमने सोचा कि भाई आया जो जिंदगी हमारी है वो हम जाके इंडिया में रहेंगे। नहीं तो हमने इंडिया ही नहीं देखा था, इंडिया के लोग भी नहीं देखे थे यहाँ। लेकिन सेफ्टी हमारी यहाँ आके रही है, ये इतना हमें है कि भाई सेफ्टी। अब पाकिस्तान में ऐसा है कि अकेला घर ये जंगल में रह भी नहीं सकता है। हाँ। पाकिस्तान में ऐसे हालात ख़राब है जो ऐसे खेतों में अकेला घर नहीं रह पाएगा। अब हिंदू को वहाँ जीना भी मुश्किल है, बहुत सारे परेशान होके यहाँ आ रहे हैं। तो आपके पासपोर्ट पे इंडियन लिखा है? पासपोर्ट पे तो इंडियन ही इंडियन लिखा है क्योंकि सिटीजनशिप दे दिया गवर्नमेंट ने। हाँ। तो फिर अपने इंडियन बन गए ना। हाँ, इंडियन बन गए। मेरी दादी के पासपोर्ट पे जो होता है ना हाँ, आपका जगह, घर का जगह, हाँ। उस पे लाहौर लिखवाया हमने, क्योंकि ऐसे ही था कि जो पार्टीशन के बाद या पहले लोग आए ना उनके उसमें लाहौर लिखा होता। तो वहीं से लिया होगा पाकिस्तान से? नहीं, इंडिया का। हाँ। अच्छा, आपके उसमें नहीं लिखा पाकिस्तान जगह? नहीं, पाकिस्तान में लिखते नहीं है। लेकिन अपन अगर लाहौर जाना है तो एम्बेसी या पाक जो दिल्ली में है उसी से हमें एड्रेस देनी पड़ती है। वो उसमें फॉर्म होता है, फॉर्म में लिखा जाता है आप कहाँ जाओगे। अपन कहेंगे भाई मुझे लाहौर जाना है। किसके पास जाना है? तो कि फलाने के पास। वो क्या लगता है तुमको, वो फॉर्म में भरना पड़ता है पूरा। सही बात है। अगर आपकी रिश्तेदारी लाहौर में है तो लाहौर की एड्रेस देनी, कराची में है तो कराची की एड्रेस देनी पड़ती है, अगर दूसरी सिटी में है तो दूसरी की एड्रेस। 20 साल मैंने पाकिस्तान में तय निकाला, 50 साल से इधर हूँ और आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। 69 में मैंने SSC पास की और 71 में हम इधर आ गए। आश्चर्यजनक वाक्य है, बताएंगे अपनी जिंदगी का? अब ऐसा है कि मैं जब 71 में यहाँ आया था तब मेरा हाफ मैरिज वहाँ कर रखी थी। रिश्ता मतलब रिश्ता मेरे वहाँ वो हम रोका बोलते हैं ना, रोका हो गया था। फिर मैं 82 में यहाँ से पासपोर्ट लेके शादी करने के लिए गया था। अच्छा। पासपोर्ट से बारात गई पाकिस्तान, भारत से? बारात में कोई नहीं था। आपकी मम्मी और आपके पापा तीनों हम गए थे पासपोर्ट पर और वहाँ शादी करके मैं यहाँ लाया था 82 में। 82 में लाने के बाद 5-7 साल के बाद मैंने सिटीजनशिप ले लिया और नागरिक भारत को बना दिया था। अच्छा, आपकी बीवी भारत वो पाकिस्तानी थी। हाँ। वहाँ से पासपोर्ट लेके इधर आया था तो शादी फिर 8 साल के बाद मैंने यहाँ का सिटीजनशिप। आपको पता था कि आपको दूसरे देश जाना पड़ेगा, तो आप थे राजी शादी करने को? बताओ, उनको गुजराती में समझाओ। गुजराती में कौन तुम्हारे के भाई તમારું અહીંયા પાકિસ્તાનથી ભારતમાં લગ્ન થવાનું હતું તો તમે આમ ખુશ હતો ને? हाँ खुश था तो आया से ना खुश होता तो जाया नहीं। लेकिन आपके माँ बाप ने नहीं सोचा कि हमारी लड़की दूसरे देश चली जाएगी? हाँ मैं सोचो नहीं। તમારા માતા પિતા એવું ના વિચાર્યું કે મારી છોકરી બીજા દેશમાં પરણીને જાશે તો
અમારે નથી પરણાવી કા નથી પરણાવે કે એવું કઈ વિચાર્યું નહીં नहीं विचारे हाँ वो बोले जा 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 सिमरन जा। मतलब क्या है कि ये मैं शादी करके आया, उसके बाद इनके माँ बाप यहाँ आए थे पासपोर्ट के ऊपर। हाँ ये भी दोबारा गई है पासपोर्ट मिलने के लिए, अच्छा उसके बाद नहीं गई है। अब तो दिक्कत हो गई ना 10-14 साल 10-12 साल से नहीं गई है। पहले थोड़ा गर्म माहौल चल रहा है ना। हाँ पहले क्या था कि पासपोर्ट था तो पासपोर्ट के ऊपर मिलने के लिए गई थी, और बाकी तो किस्मत में जो लिखा हुआ है वहीं रहो, चाहे इधर रहो, जहाँ जाओ वहाँ खुश रहो बस। माँ बाप की यही है कि भी इधर नहीं रहो तो हस्बैंड के साथ रहो, लेकिन आप खुश हो तो वहीं जाके रहो, हमें कोई ये वीडियो, ये कॉन्वर्सेशन किसी पॉलिसी के सपोर्ट में या ऑपोजिशन में नहीं है। ये बस मेरी यात्राओं की कई कहानियों में से एक कहानी थी। कहानी माइग्रेशन की, लाइफ की, जो सरहदों के बनने से इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन कमेंट्स में मुझे आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा CAA के कानून को लेकर, उसके लागू होने पर, उसकी शॉर्टकमिंग्स पर, या क्यों उसके लागू होने से ये माइनॉरिटीज़ को माइग्रेशन के टाइम राहत मिलेगी। तो ये थी मेरी कॉन्वर्सेशन इन रेफ्यूजी परिवारों के साथ। पूरा ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए आप मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। ये कॉन्वर्सेशन स्पॉटिफाई पे भी है, इन केस अगर आपको आगे किसी के साथ शेयर करनी हो या फिर स्पॉटिफाई पे सुनना हो, सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एक नई कॉन्वर्सेशन मैं लाती हूँ एवरी संडे एट 12 PM, सो मेक श्योर आप ज़रूर सुने इस कॉन्वर्सेशन को। प्लीज़ अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है या नए हो इस चैनल पे, सो मेरा नाम है निहारिका, द इफ़ी एक्सप्लोरर के नाम से मेरे को सोशल मीडिया पे जाना जाता है, और मेरा एक दूसरा चैनल भी है द इफ़ी एक्सप्लोरर के नाम से, जिस पे मैं सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग्स डालती हूँ, वो उसको ज़रूर चेक करना। बाकी मिलते हैं अगली अनकट कॉन्वर्सेशन में एट यात्रा अनकट विद इफ़ी एक्सप्लोरर। दिस इज़ इफ़ी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।